Good morning everyone, greetings to one and all, welcome to the channel. In this particular video, we are going to discuss the editorial that came on 15th of December. Now 15th of December, the editorial is talking about the importance of census, and the author Pulopre Balakrishnan, who is a teacher at Ashoka University, is mentioning that why is the census a mirror of past and present? क्यों ये census जनगणना हमारे लिए दर्पण का काम करता है, हमारा इतिहास और हमारा वर्तमान यानी कि वास्तविक स्थिति हमें बताने में। ये ऑथर यहाँ पे सेंसस के इम्पोर्टेंस को बता रहे हैं और किसके एंगल से बता रहे हैं। ऑथर हमको सेंसस का जो एनालिसिस है वो ब्रिटिश एरा को कंपेयर करके दे रहे हैं। हुआ क्या दोस्तों, हाल ही में डायलन सुलिवन और जेसन हिकल ने एक स्टडी कंक्लूड करी। एक स्टडी करी जिसमें उन्होंने भारत का जो एक्सपीरियंस है कॉलोनियल रूल में अंग्रेज़ों के राज के दौरान, उसके बारे में उन्होंने स्टडी करी और उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे सामने लेके आए, काफ़ी खौफनाक चीज़ें भी लेके आए। अगर यहाँ पे आप पहले इस एक्टिविटी को, इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर कर दें तो हमारे लिए कमेंट सेक्शन में, तो आप हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। हमें एक एनालिसिस पता चलेगा कि आपको इसके बारे में कुछ पता है कि नहीं है। तो सवाल ये है कि भारत का सबसे पहला सेंसस जो है वो कब कराया गया था। ऑप्शंस आर 1855, 1871, 1889, 1955। आप अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में ABCD के साथ ईयर लिख के तुरंत हमें बताइए। मीनवाइल हम अपने सेशन को आगे ले जाते हैं। दोस्तों, डेटा के हिसाब से 10 करोड़ लोग सिर्फ और सिर्फ 40 साल में ब्रिटिश रूल के दौरान मर गए थे। यानी 40 साल में 10 करोड़ लोग ख़त्म हो गए। ये इन्फॉर्मेशन ये हमें बता रहा है कि हमारा जो डेथ रेट है वो कितनी तेज़ी से ऊपर जा रहा है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रिटिश रूल यानी भारत के लिए वो एक डेथ बेड का काम कर रहा था। 10 करोड़ लोग मरना मामूली बात नहीं होती है। दूसरा डेटा हमारे सामने सामने आया जिसमें इसी रिसर्च में कहा गया कि भारत का जो मोर्टालिटी रेट है वो 20% से भी गिर गया था आफ्टर 1881। यानी 1881 से लेके 1921 तक के बीच में जो मोर्टालिटी रेट है, मरने का जो रेट है, मोर्टालिटी रेट कहते हैं इसको, कि पर 1000 लाइव बर्थ्स में कितने डेड हो गए। तो ये मैटरनल मोर्टालिटी रेट तब होता, मैटरनल मोर्टालिटी रेट को हम पर 1 लाख लाइव बर्थ्स में कंपेयर करते हैं। पर 1 लाख लाइव बर्थ्स में 20% इजाफा था। इससे हमें क्या पता चलता है दोस्तों? इससे हमें पता चलता है दैट पुअर स्टेट ऑफ मैटरनल केयर थी, यानी मातृ और शिशु दोनों का ध्यान सही से नहीं रखा जा रहा था। तो यहाँ पे ये सारे डेटा हमारे सामने आए हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि सेंसस यानी जनगणना जो है वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो भारत के सोशल इंडिकेटर्स को या किसी भी देश के सोशल इंडिकेटर्स को इंडिकेट कर सकता है। वो किसी भी जगह के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को भी इंडिकेट कर सकता है। ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सोशल इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं? सोशल इंडिकेटर्स से हम समाज का हेल्थ और उनका वेलबींग कैसा है वो चेक कर सकते हैं, और वहीं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स से इनकम स्टेटस सिटीजन्स का चेक कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सोशल इंडिकेटर और इकोनॉमिक इंडिकेटर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। कैसे? यहाँ पे समझते हैं। देखिए, अगर मोर्टालिटी रेट जो कि हमने देखा भारत का काफ़ी पुअर हो रहा था, उससे हमें ये पता चलता है कि हेल्थ कंडीशन कैसी है। और हेल्थ कंडीशन इज़ अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल अगर अच्छी होगी तो क्या होगा डियर? एक्सेस टू हेल्थ केयर अच्छा होगा। होगा कि नहीं होगा? लोग ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल जाएंगे। एक्सेस टू मेडिसिन ज़्यादा अच्छी होंगी कि नहीं होंगी? ज़्यादा से ज़्यादा लोग दवाइयों का सेवन कर पाएंगे, है कि नहीं? और पैसा है तो इमीडिएट ट्रीटमेंट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? आपको मिल सकता है। तो अगर आपके मैटरनल मोर्टालिटी रेट कम जा रहा है तो हेल्थ कंडीशन इम्प्रूव हो रही है, इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव हो रही है, एंड सेम कैन गो इन द रिवर्सल। ऑल राइट। तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सेंसस के लिए, रजिस्ट्रेशन। काहे का रजिस्ट्रेशन? बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स का रजिस्ट्रेशन। जो भी हमारे पास अभी डेटा अवेलेबल है इसके लिए वो बहुत रीसेंट नहीं है। डेथ जो भी हमारे पास अभी डेटा है दैट इज़ नॉट वेरी रीसेंट, द डेटा इज़ वेरी ओल्ड, राइट?
सो डेटा जो रिसेंट नहीं है उसके ऊपर हम रिलाय बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन ऑथर कह रहा है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है, यहीं पे सेंसस का इम्पोर्टेंस हमें समझ में आता है। तो ऑथर की एक एक बात को अब हम जो हाईलाइटेड पॉइंट्स उसको रीड करते हुए समझते हैं। यहाँ पे पहला डेटा तो हमने देख लिया, उसके बाद कहा कि इन्होंने जो सेंसस डेटा एक्चुअल डेथ्स का यूज़ किया था, उन्होंने क्या किया उसको दूसरे एक डेटा के साथ कंपेयर किया कि इंग्लैंड में 16th और 17th सेंचुरी में मोर्टालिटी रेट क्या था। इसके पीछे का एजम्पशन क्या था? इसके पीछे का ये एजम्पशन था कि मोर्टालिटी रेट अंग्रेज़ों के दौरान भारत का बुरा हुआ, और उसके पहले मोर्टालिटी रेट भारत का और इंग्लैंड का लगभग लगभग एक ही रहा होगा, इसलिए दोनों डेटा को कंपेयर किया जा सकता है। हालांकि दोनों डेटा में डिफरेंस बहुत आया। अगर हम मोर्टालिटी रेट इन इंडिया की कंपेयर करें तो 50 मिलियन आया, मोर्टालिटी रेट अंग्रेज़ों का कंपेयर करें तो 160 मिलियन आया। यानी भारत में मौतें कम हो रही थी, बाहर ज़्यादा मौतें हो रही थी 1880 से 1920 के दौरान। तो ऑथर ने क्या किया कि 50 और 160 का बीच का फिगर ले लिया और 100 मिलियन कोट किया, यानी कि ये 10 करोड़ जो डेटा है ये कंक्लूसिव नहीं है, एक एनालिसिस के थ्रू आया हुआ डेटा कह सकते हैं है। ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे एक कंपैरिजन किया है कि सोवियत यूनियन में जो मौतें हुई भूखमरी के कारण, माओवेस्ट चाइना में जो मौतें हुई, नॉर्थ कोरिया में मौतें हुई, कंबोडिया में हुई, या इथियोपिया में जो मौतें हुई, उन सब के कंपैरिजन में ये डेथ नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इम्पैक्ट है कॉलोनियल रूल का उसको क्वांटिफाई करने की कोशिश की जा रही है, यानी एक नंबर्स के असेसमेंट में समझने की कोशिश की जा रही है कि अच्छे थे इनका रूल या बुरा था इनका रूल। ठीक है। और जो भी हम क्वांटिफाई जब भी करने की कोशिश करते थे तो हमने हमेशा नेशनल इनकम को लेके चला, लेकिन नेशनल इनकम के लिए हमारे पास कोई रिलायबल एंट्री है ही नहीं। और पहला सेंसस जो भारत का कंडक्ट हुआ था, ऑथर खुद यहाँ पे बता रहे हैं आपको 1871 में कंडक्ट हुआ था, और यहाँ पे एज वाइज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को एनालाइज किया गया था, उसके बाद मोर्टालिटी रेट निकाला जाता था। अब उसी डेटा को यूज़ किया गया है इन लोगों के द्वारा। ठीक है। मोर्टालिटी रेट यहाँ पे कह रहे हैं कि ये एक्सेस डेथ की सही है, क्योंकि जो मोर्टालिटी रेट है ना वो अपने आप एक क्या होता है, एस्टिमेशन है, नॉट इन एन्यूमरेशन। मोर्टालिटी रेट अपने आप में एक एस्टिमेशन है, एक एन्यूमरेशन नहीं है। ऑफ द डेथ्स बिकम स्टैब्लिश मच लेटर ऑन। ठीक ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो मोर्टालिटी रेट है दैट इज़ नॉट द एग्जैक्ट मोर्टालिटी, दैट इज़ जस्ट एन एस्टिमेशन, दैट इज़ जस्ट एन एस्टिमेशन। फर्दर you will find here the mortality rate in British India is seen to rise steadily. Mortality rate in British India is seen to rise steadily after 1881, recording an increase of close to 20% by 1921. इस मतलब ये क्यों कह रहा है ऑथर, व्हाट इज द ऑथर मीन बाय दिस? ऑथर ये कहना चाहता है कि 1881 के बाद भारत में जो स्थिति है, स्वास्थ्य की स्थिति है, वो काफ़ी पुअर समझ में आई। और ऑथर यहाँ पे कह रहा है कि ये काफ़ी अनयूजुअल है, इट इज़ नॉट यूजुअल टू विटनेस कि मोर्टालिटी रेट किसी कंट्री का लगातार बढ़ता चला जाए नेचुरल कॉजेज़ की वजह से। ये नहीं कह सकते कि हवा ख़राब हो गई, पानी ख़राब हो गया, वहाँ पे मिट्टी ख़राब हो गई, खाना नहीं हुआ, इसकी वजह से मोर्टालिटी रेट बढ़ रहा है। दिस इज़ अनयूजुअल टू से। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि लिविंग कंडीशंस जो हैं वो वर्सन हो रही थी इस पीरियड में, एंड नॉट बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर्स, किसी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण वर्ष नहीं हो रही थी, ये सब हो रही थी इंटरनल फैक्टर्स की वजह से। These all were happening because of the internal factors. And what could be the internal factors, dear? The internal factors were the British policies that were governing India, isn't it? So you need to understand this particular segment. ये segment आपको समझना ज़रूरी हो जाता है at times because in because again in that what we have usually seen is that there is always a comparative question हमसे पूछा जाता है, हमसे हमेशा comparative question ही पूछा जाएगा कि आप ब्रिटिश पॉलिसीज़ को जो है आप एस्टिमेट करके कैलकुलेट करके कुछ उसके बारे में बताइए कि वो बून था या बेन था इंडिया के लिए।
So this is why we usually try, this is what we usually try to understand over here, all right? और उसके बाद अगर आप फर्दर यहाँ पे देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें कंपेयर करी हैं उसने। ये बोला है कि मोर्टालिटी रेट जो है वो डिप हुआ कब, 1931 के बाद, जबकि ब्रिटिशर्स ने लास्ट सेंसस कराया था। लेकिन इसके ऊपर हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि पिछला आखिरी फेमाइन जो आया वो बंगाल में आया 1943 में। और फेमाइन के ऊपर काफ़ी चीज़ें ऑथर यहाँ पे कहता है, बार बार रेकरिंग फेमाइंस के कारण समझने की कोशिश करता है कि आखिर ऐसा क्या था कि ब्रिटिशर्स के दौरान ये फेमाइंस हो रहे थे। तो ऑथर ने कई सारी पॉलिसीज़ बताई, जैसे कहा कि इंग्लिश फॉर्म ऑफ लैंड टेन्योर था, यानी कि ज़मीन को जिस तरीके से रेंट पे दिया जाता था खेती बाड़ी करने के लिए, वो अंग्रेज़ों के नियमों के हिसाब से था। एक फॉरेन भाषा थी, बैंकिंग सिस्टम था, लॉ था जो कि फॉरेन था, लोगों के अंदर विद्रोह की भावना थी, टीम स्पोर्ट्स की कमी थी, लिमिटेड स्टेट था, लोगों के पास अधिकार नहीं थे ज़्यादा, रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज प्रॉपर नहीं थी, आइडिया ऑफ लिबर्टी ये सब पनप रहा था। ये सारी चीज़ों को इंग्लिश के रूल के साथ कंपेयर किया जाता है, लेकिन कहीं पे भी कोई भी फॉरेन ऑथर या ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में फेमाइंस के बारे में काफ़ी अच्छे से उल्लेख नहीं किया जाता है। भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का दौर चल रहा था, यानी कि भारत को एक तरीके से उसकी इकोनॉमी को ख़त्म करने की बात चल रही थी। भारत का पैसा बाहर ले जाया जा रहा था। भारत में फूड सिक्योरिटी की सिचुएशन खराब, बद से बदतर होती जा रही थी, खराब होती जा रही थी। हमारे किसानों को कॉमर्शियल क्रॉप्स ग्रो कराई जा रही थी ताकि अंग्रेज का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो बना रहे। इन सारे फैक्टर्स की वजह से इंडियन इकोनॉमी के हिस्टोरियंस ने एनालाइज किया है कि यही सारे डेवलपमेंट्स की वजह से फेमाइन जो है वो बढ़ती हुई नज़र आई हमें। और इसी की वजह से डेथ रेट जो है वो ब्रिटिशर्स के दौरान एक हाइट में पहुंच रहा था, टच कर रहा था। ऑथर के हिसाब से दादा भाई नौरोजी की जो स्टोरी थी जिसको कहते हैं इमिसराइजेशन ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल, यानी इंडिया को फ़ायदा हुआ है ब्रिटिश रूल के दौरान, ये आंकड़े इन सारी थियरीज को गलत साबित कर देते हैं। फर्दर ऑथर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रिपीटेड फेमाइंस आ रहे थे, लेकिन 1947 के बाद तक अभी तक कोई भी फेमाइन नहीं देखने को मिला है। और ये भी तब जबकि हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है और शार्प फॉल हो रहा है डेथ रेट्स में, और मॉर्टेलिटी रेट जो डिक्लाइन कर रहा है, कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि हमारा लिविंग कंडीशन जो है इम्प्रूव कर रहा है। और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ भी 70 ईयर्स चली गई है। तो यहाँ पे ऑथर हमको सारी तरफ से सेंसस का इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि देखिए जनगणना किस तरह की एक्सरसाइज है और कैसे हमको हेल्प करती है। लेकिन कह रहे हैं कि ये दोधारी तलवार भी हो सकती है। ये दोधारी तलवार इसलिए हो सकती है क्योंकि अगर ये नेशनलिस्ट के हाथ लग जाए तो नेशनलिस्ट के हाथ से लग जाएगी तो क्या करेंगे, ये अलग अलग डायमेंशन उसमें ऐड करेंगे और सिर्फ एक ही उस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ये हमें बार बार दर्शा रहा है कि हमारी जेंडर इक्वालिटी जो है वो पुअर स्टेट में है, हम जेंडर इनइक्वल होते जा रहे हैं। और इसकी वजह से इसका क्या कारण हो सकता है, क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा देखने को मिल रहा है? क्योंकि हमें महिलाओं के संदर्भ में जो उनको जीवन व्यापन करने के जो चांसेस चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और फीटिसाइड जैसी प्रॉब्लम है वो बढ़ते हुए नज़र आ रही है। और यहाँ पे सेंसस ऑफ इंडिया ये दिखाता है कि हम अभी अपने हिस्ट्री के लेवल के भी बराबर नहीं आ पाए हैं, एक्सेप्ट कुछ अगर हम इलाकों की बात ना करें तो, ठीक है। तो ऑथर लास्ट में ये कहते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, बढ़िया है, मर्दों के लिए ज़्यादा बढ़ी है एज़ कम्पेयर टू औरतों के लिए, ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो इंडिया भले ही फॉरेन रूल से फ्री हो चुका है, सम इंडियंस ग्रू फ्री फ्रॉम अदर्स, ये भी एक ऑथर कह रहे हैं। तो भारत क्योंकि पूरी दुनिया में वासुदेव कुटुंबकम का नारा लगाने वाला है, G20 समिट होस्ट करने वाला है, तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपने हर परिवार के व्यक्ति को सेम आज़ादी दें। तो ऑथर ने लास्ट में सेंसस से हेल्थ कंडीशन को जोड़ा, और हेल्थ कंडीशन से सोशल कंडीशंस को जोड़ा, और सोशल कंडीशन से लास्टली वो किस पे आके ख़त्म करते हैं, जेंडर इक्वालिटी के मैसेज पे आते हैं वो लास्ट में। So we need to understand this, that the author here is talking about the importance of census that we can understand from here. And the question is, what were the factors of worsening health conditions leaving the British Raj? What were the factors of worsening health conditions during the British Raj? Right. So author has basically stated three things: that the growth of commercial crops, presence of zamindari system, deindustrialization, and drain of wealth were primarily the factors.
and there is a worsening situation of gender inequality in India, which could be reflected in the upcoming census. So how was this editorial analysis? Do tell me in the comment section. Importance of census, and I hope you have got the answer to this question correctly, that it is D. I'll see you guys in the next session very soon.